एक घर में हेमा और सुनीता दोनों देवरानी जिठानी रहती थी। सुनीता अपनों से बड़ों का बहुत आदर करती और उनकी कोई बात नहीं टालती थी। दूसरी तरफ हेमा बहुत ही कामचोर और शातिर दिमाग की थी। वो हमेशा हेमा के भोलेपन का फायदा उठाकर हर काम उसी से करवाती और खुद सारा दिन आराम करती। हाय राम, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना काम कैसे होगा मुझसे? नहीं दीदी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं ये सारा काम कर लूंगी। तू कहती है तो ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। सुनीता घर का सारा काम अकेले करती है। तभी सुनीता के बेटे का फोन आता है, जो विदेश में रहता है। हेलो। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, मैं कल आपकी बहू को लेकर घर आ रहा हूँ। सुनीता अपनी बहू के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन रमन और केल्विन आते हैं। अंग्रेजन बहू को देखकर हेमा रमन को ताना मारना शुरू कर देती है। हाय राम, ये कैसी अंग्रेजन बहू हमारे गले डाल दिया लल्ला। न खानदान, न दान, न दहेज, सीधा दुल्हन उठा लाए। जब मैं इस घर में आई थी तो भरकर जेवर लाई थी, और आजकल के बच्चे घर वालों से पूछे बिना ही शादी कर लेते हैं। बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। कैल्विन दिल की बहुत अच्छी और समझदार है। इसकी माँ विदेश में एक बहुत बड़ी इंडियन जादूगरनी थी, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और अब कैल्विन हमारे साथ रहेगी। अब हेमा केल्विन के ऊपर खूब रौब दिखाती है, लेकिन केल्विन बड़ी माँ हेमा के बुरे व्यवहार, आलस और चालाकी को समझ गई थी। लेकिन हेमा हर काम में केल्विन की गलती निकालने और खड़ी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ये देख सुनीता बोली, दीदी की बात का बुरा मत मानो, वे दिल की बहुत अच्छी है। केल्विन रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आने लगती है और उनकी आखिरी निशानी एक जादुई अंगूठी को लेकर रोने लगती है। उसकी मम्मी ने मरते वक्त कहा था, जब भी वो मुसीबत में पड़े ये जादुई अंगूठी को घिस ले, तो ये अंगूठी हर मुसीबत में उसकी मदद करेगी। लेकिन जादुई अंगूठी की राज की बात सिर्फ केल्विन जानती थी। एक दिन केल्विन किचन में कुछ काम कर रही थी और उसके हाथ से पूरा देशी घी जमीन पर गिर जाता है। हेमा वहां आ जाती है। अरे करमजली, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। माँ तो पहले ही मर गई तेरी, तो संस्कार और काम काज सीखेंगी कहाँ से? ये सब तू दहेज में नहीं लाई, जो नुकसान कर रही है हमारा। सॉरी मम्मी जी, इट्स हैपन बाय माय मिस्टेक। अब क्या अंग्रेजी में चटर पटर कर रही है? अब अगर अंग्रेजी का एक भी लफ्ज निकला तो घर से बाहर कर दूंगी मैं तुझे, समझी? अगले हफ्ते तेरी मुंह दिखाई है। अगर इस एक हफ्ते में तूने भारतीय खाना और भारतीय भाषा नहीं सीखा और लोगों के सामने मेरी नाक कटवाई तो तुझे घर से मैं बाहर निकाल फेंकूंगी। केल्विन अच्छे से जानती थी कि ये सब उसे घर से बाहर निकालने का बड़ी माँ का प्लान है। अब उसे एक हफ्ते के अंदर इंडियन भाषा और इंडियन खाना बनाना सीखना था। लेकिन अब वह ठान लेती है कि अब वो ये सब कुछ सीखेगी भी और अपनी माँ की जादुई अंगूठी से बड़ी माँ के बुरे व्यवहार के लिए उन्हें सबक भी सिखाएगी। एक दिन हेमा की कुछ सहेली घर पर आती है। हेमा उनके सामने सुनीता और केल्विन की बुराई कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, पहले मेरी देवरानी ही कम थी क्या, अब उसकी बहू भी आ गई है। एक नंबर की कामचोर और मुंहफट। अगले हफ्ते उसकी मुंह दिखाई है, तुम सब आ जाना, फिर देखना सबके सामने उसकी कैसी बेइज्जती कर घर से बाहर निकालूंगी मैं। सुनीता और केल्विन दोनों ये सुन लेती है। दोनों वहां से चली जाती है। केल्विन जादुई अंगूठी पहनकर अपनी सास सुनीता के पास जाती है और कुछ देर तक अपनी आंख बंद कर उनका हाथ पकड़ लेती है। ये क्या कर रही है बहू? तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? मम्मी जी, ये एक राज की बात है। मेरी उंगली में मेरी माँ की दी हुई ये जादुई अंगूठी है। अब मैं भी आपकी तरह हिंदी बोल सकती हूँ और आपकी तरह स्वादिष्ट खाना भी बना सकती हूँ। मैंने इस अंगूठी की मदद से आपकी सारी खूबियाँ झटपट सीख ली है। ये देखिए, अब मैं हिंदी बोल रही हूँ। ये देख सुनीता हैरान रह जाती है और बोली, हाँ बहू, ये तो चमत्कार है। अब अगले दिन जब सभी औरतें केल्विन की मुंह दिखाई के लिए आती है तो हेमा मन ही मन बहुत खुश होती है कि आज वो केल्विन की गलतियों के कारण उसे बेइज्जत करेगी और घर से निकलवा देगी।
लेकिन सब कुछ उल्टा होता है। केल्विन सबके लिए खूब सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और फर्राटेदार हिंदी बोलकर सबका स्वागत करती है। ये देख सभी औरतें केल्विन की खूब तारीफ करते हैं। अरे हेमा बहन, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू बड़ी कामचोर और बदतमीज है, उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसने इतना लजीज खाना बनाया है कि मैं क्या बताऊं। और इतनी अच्छी हिंदी तो तुझे भी नहीं आती है जितनी तेरी अंग्रेजन बहू बोलती है। इसी तरह सभी मेहमान केल्विन की खूब तारीफ करते हैं और ये चमत्कार देख हेमा का मुंह उतर जाता है और हेमा को अपनी गलती पर खूब पछतावा होता है। हेमा केल्विन से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बहू, मैं घर में अपनी हुकूमत के चक्कर में तुझे बहुत बुरा भला बोला। और इस तरह जादुई अंगूठी की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और अब हेमा, केल्विन और सुनीता सभी प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक गांव में सुनीता देवी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद अब उनकी दोनों बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी अब सुनीता देवी के सर पर आ गई थी। पर उन्होंने अपनी बुरी हालातों से कभी हार नहीं मानी, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी। लेकिन उनकी बड़ी बेटी जितनी सरल और समझदार, तो वहीं छोटी बेटी मीना चालाक, 1 नंबर की झूठी और आलसी किस्म की थी। और अब इसलिए सुनीता देवी को हमेशा अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी, जो चाहती थी कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ एक ही घर पर हो। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने गांव के पंडित शादीराम घर जोड़े वाले को घर पर बुलाया। बहन जी, मैं आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ, आप चिंता मत करिए। आपकी बड़ी बेटी जैसी सुशील, समझदार और सुंदर कन्या के लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपकी छोटी बेटी उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। पंडित जी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं अपनी दोनों बेटी की शादी एक साथ ही करना चाहती हूँ। यही इनके पिता की भी आखिरी इच्छा थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बहन जी, वैसे एक रास्ता है। यह देखिए, यह रोशन है। यह बिल्कुल शांत, समझदार और शालीन स्वभाव का लड़का है। ये अच्छा है मेरी सीमा के लिए। ये उसका जुड़वा भाई है राहुल, बिल्कुल इससे उल्टा, आपकी बेटी जैसा नालायक और निठल्ला। मतलब वो, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था थोड़ा नटखट और शरारती है, सीमा बिटिया की तरह। सुनीता देवी पंडित को आंख बड़ी करके घूरती है। मैं बोल रहा था ये आपकी छोटी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब इससे सीमा की शादी होगी। सुनीता बहुत खुश थी। दोनों बेटी की शादी एक ही घर में तय हो गई है। दोनों बेटी साथ में रहेगी तो उन्हें भी सरलता रहेगी। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों बेटी की शादी हो जाती है। सुनीता अपने जुड़वा दामाद को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे। सीमा और मीना अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन जब सीमा का पति रोशन ऑफिस जा रहा था, तब सीमा बोली, अजी सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं आपके बिजनेस में आपकी मदद करूं, वरना मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। ठीक है, तुम बिजनेस के सारे हिसाब किताब देख लिया करना और जब घर के काम से फुर्सत हो तब ऑफिस आ जाया करना। अब खुश? अब सीमा घर का भी सारा काम संभालती और ऑफिस का भी, और उसकी छोटी बहन मीना और राहुल कुछ नहीं करते थे। दोनों घर में आलसी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। हाय राम दीदी, मेरे सर पर तो जोरों का दर्द है। दीदी, आज सुबह का नाश्ता भी तुम बना दो, फिर ऑफिस चले जाना। ठीक है छोटी, तू आराम कर। इसी तरह बहाने बनाकर मीना और राहुल दिन भर घर पे पड़े रहते। ये देखकर उसके पिता रामलाल को बहुत बुरा लगता था कि उनका बड़ा बेटा और बहू इतनी मेहनत करते हैं और छोटा बेटा और बहू कुछ नहीं कर रहे हैं। रामलाल एक दिन दोनों को बुलाता है। बेटा, मेरी उम्र अब तीरथ करने की हो गई है। अब मैं सब कुछ तुम दोनों भाइयों के नाम कर अपने दोस्तों संग तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। अब तुम्हें ही ये सब संभालना होगा। हाँ पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगा।
बस एक बार ये जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर दिखाता हूँ। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रामलाल अपनी जायदाद दोनों में बांटकर तीर्थ करने चला जाता है। रोशन मेहनत करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लेता है। उससे बहुत मुनाफा होता है और राहुल को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका घर और बिजनेस सब बिक गया। अब उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। ये देख मीना अपनी बड़ी बहन से जलने लगी और बोली, अब मैं अपनी घमंडी बहन की एक नहीं सुनूंगी। आप चलो जी मेरे मायके, मेरा घर तो है ही, अब हम दोनों वहीं रह लेंगे। अब राहुल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने ससुराल घर जमाई बनकर रहने चला गया। राहुल सोचता है ससुराल में ऐसे भी दामाद की बहुत इज्जत होती है, वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। मीना और राहुल सुनीता देवी के साथ रहने चले जाते हैं। कुछ दिन सुनीता देवी राहुल की बहुत खातिरदारी करती है। कुछ दिन बाद उसे समझ आ जाता है ये दामाद बड़े दामाद जैसा नहीं है। दोनों जुड़वा भाई होने के बाद भी दोनों के विचार और स्वभाव बहुत अलग है। सुनीता राहुल को सबक सिखाने का ठान लेती है। बेटा, आप जब से आए हैं कहीं बाहर नहीं गए, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज से आप सब्जी और राशन के सामान ले आइएगा। ठीक है मम्मी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सुनीता दिन ब दिन दोनों से घर के सारे काम करवाने लगी। ये देख राहुल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं होती, इसलिए चुपचाप सारे काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद रोशन और सीमा भी आ जाते हैं। सुनीता अपने बड़े दामाद की बहुत खातिरदारी करने लगती है और छोटे दामाद से काम करवाती है। ये देख मीना को बहुत बुरा लगा। मम्मी, राहुल भी तो यहाँ का दामाद है, आप सिर्फ जीजा जी की ही खातिरदारी कर रही हो और मेरी पति की कोई इज्जत ही नहीं। छोटे दामाद कहाँ जाने वाले हैं, वो तो आलसी की तरह यहीं की रोटियां तोड़ेंगे बेटी, लेकिन बड़े दामाद को तो ढेरों काम है, वो कहाँ फिर आने वाले हैं जल्दी। राहुल भी घर के लिए सारे सामान लाकर मेहनत कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास जाने को कहीं और जगह नहीं है। मैं तुम दोनों को यही बात समझाना चाहती हूँ, अपनी कमाई से ही अपना घर चलता है और दूसरों के भरोसे रहोगे तो कुछ ही दिन इज्जत मिलेगी। अब राहुल को सुनीता देवी की कड़वी लेकिन सच्ची बात समझ आ जाती है और वो फैसला करता है कि वो भी अब अपनी मेहनत और अपने दम पर अपनी पहचान बनाएगा। मम्मी जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आज से मैं नौकरी की तलाश करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और अपने पाँव पे खड़ा होने के बाद ही मीना के साथ इस घर में इज्जत से लौट कर आऊंगा। हाँ, और अब मैं भी दीदी की तरह तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। और इस तरह अब से राहुल और मीना भी खूब मेहनत करने लगे और राहुल को भी नौकरी लग जाती है। वे अपना एक अलग घर भी ले लेते हैं। सुनीता देवी ये देख बहुत खुश होती है कि उनके आलसी दामाद और बेटी को अब अक्ल आ चुकी थी।